सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। सत्ताईसवीं आईनी तरमीम के बाद पाकिस्तान का रियासती ढांचा एक नए दौर में दाखिल हो चुका है। अदलिया, पार्लियामेंट और हुकूमत के दरमियान इख्तियारात का वो तवाज़ुन जो तवील अरसे से एक तनाज़े की सूरत में मौजूद था, अब एक नए निज़ाम के तहत असर नौ मुतय्यन हो गया है। अदलिया के गैर महदूद इख्तियारात को कानून के दायरे में रेगुलेट कर दिया गया है, जबकि हुकूमत जो माजी में अक्सर दिफाई पोजीशन पर रही, अब रियासत का सबसे मजबूत सतून बनकर सामने आई। सवाल यह है कि क्या ये नया आईनी तवाज़ुन अमलन निज़ाम हुकूमत में ढल सकेगा? रियासती इदारों के ताल्लुकात का नया खाका कैसा होगा? और सबसे बढ़कर इस तब्दीली का मौजूदा सियासी मंजरनामे पर क्या असर पड़ेगा, ख़ास तौर पर ऐसे वक्त में जब मुल्क की सबसे बड़ी अपोजिशन जमात PTI शदीद दबाव में है। पार्टी की मुज़ाहमती सियासत को बड़ा झटका लगा है और उसके लिए सियासी स्पेस हर गुजरते दिन के साथ सुकड़ती जा रही है। दूसरी जानिब दहशतगर्दी से मुतासिरा सूबा खैबर पख्तूनख्वा में वफाक और सूबाई हुकूमत के दरमियान वर्किंग रिलेशनशिप का फुकदान एक नए चैलेंज के तौर पर सामने आया है, जिसके नतीजे में न सिर्फ सिक्योरिटी फोर्सेस बल्कि आवाम भी नुकसान उठा रहे हैं। तो अब बुनियादी सवाल ये भी है कि क्या ऐसा कोई कौमी लाए अमल तश्कील दिया जा सकता है जिससे एक तरफ मुल्क इस सियासी और इदारा जाती बहरान से मजबूती से निकले और दूसरी तरफ दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी को फैसला कुन शिकस्त दी जा सके। इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हफीजुल्लाह नियाजी साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, तजियाकार हैं, रऊफ़ क्लासरा साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, तजियाकार हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। नियाजी साहब, मुझे ये बताइएगा कि 27वीं तरमीम के बाद पाकिस्तान में आपको अब क्या लगता है, क्या मुख्तलिफ होगा? व्हाट इज़ योर अंडरस्टैंडिंग अबाउट दिस अमेंडमेंट? देखिए आदिल साहब, सब कुछ तब्दील हो गया है। भुट्टो साहब ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। बाद में मार्शलाओं ने इसके अंदर जो कुछ जो लगाई, जिसको कहना चाहिए कि इंक्रोचमेंट्स की, और मेरे नहीं ख्याल कि ये इसके अंदर इतनी कॉन्ट्रडिक्शंस हैं इस तरमीम के अंदर कि अपने ही उसमें बोझ के नीचे ना दब जाए। क्योंकि ऐसा नहीं होता कि आप जब इसको एग्जीक्यूशन में डालेंगे और ये जब अमल पर इस पर अमल करना शुरू हो जाएगा तो जो कॉन्ट्रडिक्शंस होते हैं, जो तजादात होते हैं, वो फिर एक अंदर एक फ्यूड पैदा करते हैं। एक इंटरनेसाइन फ्यूड होती है, एक उसका जिसको कहना चाहिए कि एक तनाव और टकराव जो है अंदर ही से पैदा होंगे। जुडिशरी के लिए एक और तरह का आएगा और बाकी जगहों पे और तरह का आएगा। और मैं तो बड़ा वरीड हूँ अब इस तरमीम के बाद। इस मुल्क में एक अरसे थे, बल्कि हमेशा से दावे दुर्मे सुखने, यहाँ पे सियासी अदम से काम था। अब वो इतना उसको जो यकदम जो है इंस्टीट्यूशनलाइज कर लिया जाएगा इस्तेकाम को, उसको बाकायदा इतना फोर्टिफाई किया जाएगा, मेरे वहमो गुमा में नहीं था। राइट साहब, मैं आपसे ज़रा मुख्तलिफ अंदाज में ही पूछूंगा कि पाकिस्तान में इस अमेंडमेंट के बाद अब मुख्तलिफ क्या होगा? अगर जुडिशरी के कॉन्टेक्स्ट में आप लिखते भी रहें, बोलते भी रहें, काफ़ी इसके ऊपर बात करते रहें, हमारी जुडिशरी का जो एक ट्रैक रिकॉर्ड है ना, रिस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी हो या जजेस की मूवमेंट चले, रिस्टोरेशन ऑफ जुडिशरी हो, पावर में आने के बाद जिस अंदाज से उन्होंने अदालतें चलाई हैं, उसके बाद क्या ये होना था? ये अपने मंतकी अंजाम को बात पहुंची है या फिर हम कोई बहुत बड़ी गलती कर बैठे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए था? व्हाट इज़ योर अंडरस्टैंडिंग? बड़ा अहम सवाल है आपका, और जो आपने बात की ना अदलिया के हवाले से, इस पर बात ज़रूर होनी चाहिए। हम खुद किसी भी डेमोक्रेटिक उसमें कल्चर में जो मेन 3-4 वॉच डॉग्स होते हैं, उसमें दो ही बड़े समझे जाते हैं, आपकी अदलिया है और मीडिया है, बाकी सिविल सोसाइटी भी है, वो ठीक है। लेकिन मेन पिलर्स ऑफ स्टेट मैं समझता हूँ, बाकी तो एग्जेक्टिव या पावर्स वाले हैं ना सारे, पार्लियामेंट हो, वज़ीर आज़म हो, इस्टेब्लिशमेंट हो, उनके पास तो पावर्स हैं, या ब्यूरोक्रेसी होगी, उन पर जिसने चेक रखना है, क्वेश्चंस करने हैं, वो जो जुडिशरी हो सकती है या मीडिया हो सकता है, ये दो चीज़ें होती हैं। सैडली वी आर पार्ट ऑफ इट एज़ वेल।
पिछले हमने कुछ अरसे से मैं देखा कि ये जुडिशल एक्टिविज़म जो आया, अच्छा पाकिस्तान जैसे ये मुल्कों में जुडिशल एक्टिविज़म आना जो है ये नेचुरल है, क्योंकि बड़े पैमाने पे कंप्रोमाइज़ होते हैं। जो बड़े आपके इंस्टीट्यूशन हैं, रेगुलेटर हैं स्पेशली, जब आपके हुक्मरानों की मिलें होंगी, उनके बिजनेसेस होंगे, अपने ही जेट होंगे, एयरलाइनें होंगी, उनके अपनी मिल, उनके शुगर मिल्स के फैसले भी हो रहे हैं, बच्चों के भी होंगे, मतलब बिजली घर भी उन्हीं के होंगे, दाल दही यहाँ पे मतलब अंडा दूध का सारा कारोबार आप करेंगे, फिर आप ही यहाँ पे DGFI लगाएंगे चेयरमैन, आप उसको लगाएंगे, FBR लगाएंगे, SCCP लगाएंगे, जो रेगुलेटर है कंपटीशन कमीशन। तो फिर उसके बाद तो एक या कंप्रोमाइज़ किस्म की जो आपकी सोसाइटी बनेगी, तो उसको तोड़ने के लिए बाज़ दफ़ा जुडिशल एक्टिविज़म या आपका मीडिया जो है उसकी एग्रेसिव राय उसकी होनी ज़रूरी है। तो बैलेंस ऑफ पावर क्रिएट बैलेंस के लिए इस पार्लियामेंट का या हमारी हुकूमतों का ये सबसे बड़ा मसला रहा है कि तकरीबन आपके 70-80% लोग जो है ना वो सारे ताजिर हैं, वो बिजनेसमैन, वो अपने बिजनेस को सामने रख के फैसला करते हैं। अब उसके नतीजे में जो एक्टिविज़म माजी में हमने देखा बहुत सारे सुओ मोटो होते रहे, तो उसका नतीजा ये निकला कि अदालतें वर्सेस एक पॉलिटिशियन एक लड़ाई शुरू हुई, एस्टैब्लिशमेंट वर्सेस भी वहाँ पे शुरू हुई है। अदालतों ने 2-3 वज़ीर आज़म तो वो ले गई है, गिलानी साहब गए पहले, अच्छा इससे पहले भुट्टो साहब फांसी लगे, चलें वो पीरियड को आप उसको निकाल के साइड पर रखें, इट्स ए डार्क पीरियड ऑफ जुडिशरी। आप तो खुद कहते हैं कि इस बात को कोई नहीं मानता कि जनाब जुडिशरी का बड़ा अच्छा कोई फैसला था। जो रिसेंट आपके पिछले 10-15 सालों में आप फैसले देखें, 2 वज़ीर आज़म हैं वो उनके उसमें गए, उनको डिसमिस किया या डिसक्वालीफाई किया, वट। अब ये पावर जो है अब ये पार्लियामेंट का हाथ चढ़ गया। मैं आगे बिफोर यू कमेंट ऑन दिस मैं और थोड़ा कंटिन्यू कर दूं। शराब की बोतल पर हमारे चीफ जस्टिस नोटिस लेते हैं, 7-7 अरब डॉलर समोसे पे लिए गए, 7-7 अरब डॉलर का रेकोर्डिक का जो है वो टीका लगता रहा है। समोसे के हमने समोसे पे सुओ मोटो, मैं फिर कहता हूँ सुओ मोटो लेना बाज़ इशूज़ में ज़रूरी हो जाता है। मैंने बड़े करीब से पार्लियामेंट को भी देखा है, मैंने हुक्मरानों को देखा है, गवर्नेंस को देखा है, रिपोर्टिंग दी। ये नहीं कि ये फरिश्ते हैं और इनके साथ बड़ी ज़्यादती हो रही थी, अदालतें बड़ी ज़्यादतियाँ कर रही थी, ये बड़े नेक लोग हैं और इनके साथ हर केस कोई ऐसी बात नहीं। हमने बड़ा करीब से देखा है कि बड़े बड़े बिजनेस इंटरेस्ट और बड़े बड़े चौके छक्के इन्होंने मारे हैं। ये चाहते हैं कि हम पे कोई चेक नहीं होना चाहिए। ये हुक्मरान एलीट का ये मसला है तमाम उसका। वो मीडिया पे भी आके पड़ जाते हैं, गाली गलोच करेंगे, वो जजेस को भी करेंगे क्योंकि आप उनको क्वेश्चंस करते हैं। वो चाहते हैं हम पे क्वेश्चन अगर क्यों हम 5 साल बाद आवाम से पूछ लेंगे, 5 साल बाद आवाम से पूछना है तो बाकी इंस्टीट्यूशन का भी कुछ आपका यहाँ पे काम है। और जिस तरह आवाम का वोट को मैनेज और मैनूवर किया जाता है वो आपके सामने, कभी RTS बिठा के आप किसी को आप जितवा देते हैं, कभी या फॉर्म 47 के जरिए जितवा देते हैं। ये तो हमने सारी चीज़ें अब जुडिशरी ने लेकिन ओवर स्टेपिंग जो की है, जो मैं समझता हूँ जिसकी वजह से प्रॉब्लम हुए। अगर 2 वज़ीर आज़म उसके बाद उनके गए हैं तो जो मेरा ख्याल अता मोहम्मद बंदियाल साहब ने जो काम शुरू किया था उससे पहले जरा साके मिसार वाले दौर को भी अगर साइड पे हम कर दें कि बहुत ज़्यादा उन्होंने जाके मेरा ख्याल है उन्होंने जो एक उनका बनता नहीं था बहुत सारी चीज़ों में, लेकिन फिर भी चलें वो किसी हद तक आप उसको अगर इग्नोर भी करें। जो मेन यहाँ क्राइसिस शुरू हुआ है ये अता बंदियाल साहब से शुरू हुआ है, जब इन्होंने अपनी मर्ज़ी से आइन लिखना शुरू किया। जब इन्होंने पंजाब में आपको याद होगा 20 के करीब वो जो MPS है उनको मना कर दिया कि इनका वोट काउंट नहीं होगा। वो भाई आपके पास कोई पावर्स नहीं, आप बाद में उनको डिस्क्वालीफाई कर दें। अब जब उन्होंने वो बुनियाद रख दिया था बंदियाल साहब ने, कॉन्स्टिट्यूशन रीराइट किया, तो उसका हुकूमतें बड़ी खुश होती हैं। मैं आप ये हमारे ये हफीजुल न्याय साहब भाई हमारे अगर हम कोई गलत काम करें ना हुकूमत बड़ी खुश होगी कि हाँ अब ये मजा आएगा, अब हम भी करेंगे तो इन्हें क्या हमें रोक के दिखाएं। इसलिए मीडिया और जुडिशरी को नहीं करनी है, जहन में रखें, बिकॉज वी आर द वॉच डॉग्स। हमने इन पे आंख रखनी है, इन पे आंख रखने फिर हमको अपना घर हाउस इन ऑर्डर रखना है। हमने हाउस इन ऑर्डर नहीं रखा। हमारे मीडिया से भी बहुत सारे, मैं आप उसमें डिटेल में क्या जाऊँ, हमने भी आत्मा चाहिए हुई थी जिस तरीके के स्पोक्समैन बन गए। फिर जजेस ने क्या किया, आपस में लड़ाई शुरू होगी, आपस में लेटरबाजी शुरू होगी, बेंचेस बना दिया, उसका जज, ये मेरा जज, ये फलां का जज, आपस में लड़ाई शुरू हुई। तो एस्टैब्लिशमेंट को और आपकी पार्लियामेंट को मौका मिला कि इस लड़ाई का फायदा उठाया जाए। इसके जिम्मेदार आप हैं। मान लें अगर मीडिया भी अंडर फायर आया तो हमने भी बड़ी हद तक आके प्रोफेशनलिज्म छोड़ के हम you think everybody wants to become a dictator in this country? The moment you get the power, आपको पावर मिलती है, आप डिक्टेटर बनना चाहते हैं। सर इससे देख ले हर इंस्टीट्यूशन में ये उसकी हम बात कर रहे हैं, मैं जरा उसको मुकम्मल कर लूँ। हमने भी वही काम किया और अपने लिए बहुत सारे लाज बनवा लिए। हम भी प्रोफेशनलिज्म से हटे, हमने भी अपने प्यारे लाट लिए, अपने चुन लिए। कहते लुटेरा अपनी मर्जी का, जो लुटेरा मुझे पसंद है वो हिंद सिंध राजा बाजार अनारकली दिल्ली बरेली का बाजार लूट ले, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ लुटेरा है, मुझे भी पसंद नहीं है, फिर तो उसकी खैर नहीं है। तो जब हमने मीडिया ने भी ये काम शुरू किया तो हमारे लिए लाज है, हमने अपने हाथ कटवाए। आपकी सेम जुडिशरी ने यही कुछ किया। आपने बात की यहाँ पे उसकी पार्लियामेंट की, इनकी उस डिक्टेटरशिप की। अब मुझे बताएं जिस पार्लियामेंट को ये रोते, नवाज शरीफ साहब रोते थे मुझे क्यों निकाला, ये नारा था ना। 8 महीने वो पार्लियामेंट नहीं गए तो 400 दिन वो मुल्क से बाहर रहे, 120 उन्होंने दौरे कर लिए। वो 6-6 महीने कैबिनेट का इजलास नहीं बुलाते थे। 1 साल वो वहाँ ये सेनेट में नहीं गए थे ज़रा, और उन्होंने
आपको याद होगा रज़ा रब्बानी साहब ने रूल्स में चेंज करवाई थी कि वज़ीर आज़म को साल में एक दफ़ा सेनेट आना पड़ेगा, ये कानून बनवाया गया, वो अदरवाइज वज़ीर आज़म नहीं जाता था। अच्छा खान साहब आ गए, ये 6-6 महीने नहीं जाते थे, ये वहाँ पार्लियामेंट में नहीं जाते थे, ये क्वेश्चन आवर में बैठना था, ये नहीं बैठते, ये पार्लियामेंट को सीरियस नहीं लेते थे। कश्मीर के ऊपर इशू चल रहा था, वो कमेटी बैठी थी बात करने, मैं आपको याद है उन्होंने कहा था इंटरव्यू में कि मैं तो इसको कहता हूँ कि मुझे बंदे इकट्ठे कर दो, मैंने लॉ बनवाना है। ये तो आपकी पार्लियामेंट की शहबाज शरीफ साहब हैं, आपको याद है आखिरी दफा पार्लियामेंट कब गए, इतने बड़े बड़े इशूज़ में वाक़यात हुए। जब आपके प्राइम मिनिस्टर जो हैं, आपके ये तीनों की मैं बात कर रहा हूँ, वो आपकी पार्लियामेंट में नहीं जाते, बैठते हैं, फिर पता क्या पूछते हैं, जो पार्लियामेंट में 8-8 महीने नहीं गए, मुझे क्यों निकाला? भाई आपको क्यों निकाला? आपने तो पार्लियामेंट में बैठा नहीं था, आपने क्या करना था? आपने बैरून मुल्क दौरे करने थे। इमरान खान साहब मुझे क्यों निकाला? भाई मेरे खिलाफ क्यों तहरीक ले? भाई आप भी तो पार्लियामेंट नहीं जाते थे। आपको अगर IAC ने जनरल फैज़ और बाजवा ने ही चला के देना है मुल्क या पार्लियामेंट, तो फिर आपका हमने अचार डालना है। अब सेम आजकल वो शहबाज शरीफ साहब का दौर है। लेकिन मैं आई मस है कि इस दौर में जितनी ज़्यादा मेरा ख्याल है ये उसमें चेंजेस ये लेके आ रहे हैं और कॉन्स्टिट्यूशन की हालत बदल रहे हैं, इट्स अ वेरी सैड। आई मस्ट से ये कोई तरीका नहीं है। मेरा ख्याल है कि अब जमहूरियत को भी नुकसान दे रहे हैं, पार्लियामेंट की पहले भी इज़्ज़त जो थोड़ी बहुत की बची हुई है उसको भी ख़राब कर रहे हैं, और महज इन द नेम ऑफ कि हम जी कॉन्स्टिट्यूशन का हमारे पास राइट है, पावर्स हैं, अच्छी तरह मीम लाने के, अपने हाथ पाँव काट के बहुत सारी चीज़ें इम्यूनिटीज़ लेके, तो बहुत बड़े इधर इंस्टीट्यूशन लेके इंस्टीट्यूशन को उनको सप्रेस करके डिस्टॉर्ट करके आप ये क्लेम करें जी हम इस मुल्क के लिए बहुत बड़ी तब्दीली ला रहे हैं। मेरा ख्याल है ये जो पार्लियामेंट है इमरान खान साहब के दौर में भी थी, उन्होंने जनरल फैज़ और बाजवा साहब को मतलब पूरे हैंड ओवर कर दी, कंट्रैक्ट पे दे ठेके पे दी हुई थी। ये पार्लियामेंट भी शहबाज शरीफ साहब के दौर में मस है, ये भी इसकी पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी और सियासतदानों की ये भी बहुत नीचे लेगा, और काल को बाहर निकलेंगे रोते हुए आएंगे। इनको जमहूरियत भी याद आ जाएगी, आइन भी याद आएगा, कानून भी याद आएगा, और हम फिर इनके साथ बैठ के आंसू बहा रहे होंगे, जैसे आजकल तरीके इंसाफ के लिए हम बहा रहे हैं कि यार ये बेचारे मजलूम है। कल को हम नवाज शरीफ साहब के लिए बजाएंगे कि ये बेचारे मजलूम है, और भी ये बहुत बड़े एक्टर हैं। मैंने इनकी तकरीरें सुनी है, इनको जो 22-23 साल से बड़े करीब से देखा है, बहुत बड़े एक्टर हैं सर। ये इन्हें ऑपोजिशन के हालात में एक्टिंग करना आती है, इन्हें हुकूमत के हालात में एक्टिंग करना आती है, रोल आजकल तरीके इंसाफ को ये भुट्टो साहब का याद है, भुट्टो साहब को शहीद कहते हैं तरीके इंसाफ वाले, बेनज़ीर भुट्टो साहब को शहीद मैं अभी यहाँ से तकरीरें सुन के आ रहा हूँ। आजकल उनको बड़ा मोहब्बत प्यार बड़ा हुआ है उसमें, उनको भुट्टो साहब, हालांकि भुट्टो साहब पे जो तकरीर इमरान खान साहब ने की, आप उनको किसी और सुन लें, बेनज़ीर भुट्टो साहब जो किए हैं वो सुन लें। और ये पीपल्स पार्टी जो है वो इस नए आइन का दिफा कर रही है, तो पुराने आइन का, भुट्टो साहब वाले आइन का दिफा वो कर रही है, PTI कर रही है। ओके, यहाँ पे एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो डिस्कशन को कंटिन्यू रखेंगे। वेलकम बैक। न्याय साहब, आपके ख्याल में ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुई है, इससे अब PTI की जो रेजिस्टेंस की पॉलिटिक्स थी उसका क्या बनेगा? जिस तरह आप कह रहे हैं कि गवर्नमेंट की अब सुप्रीमेसी कायम हो गई है, कितना अरसा ये रहती है नहीं रहती है एक अलग बहस है आपने कहा, लेकिन बहरहाल सारी पावर्स जो है वो एग्जीक्यूटिव के पास आ गई। सो आपको क्या लगता है अब इनके पास क्या ऑप्शन है? जो रेजिस्टेंस की पॉलिटिक्स थी, इनके तो पिछले ऑप्शन भी काफ़ी फेल ही हो गए थे, अब आपको क्या लगता है इनकी पॉलिटिक्स कहाँ खड़ी हुई है? भाई सब दो चीजें जो है वो एस्टेब्लिश हुई हैं ऑलरेडी। मैं ये कहता हूँ कि ये समझे कि दो सच जो है वो एस्टेब्लिश हो गए। पहला सच ये है कि इस मुल्क में इस वक्त तहरीक इंसाफ बहुत बड़ी सियासी ताकत है और अखलूती है, और दूसरा सच ये है कि तहरीक इंसाफ जो है अपनी एहतजाज की सियासत जो है वो बुरी तरह पिटवा चुकी है, और उसके लिए ये नहीं कि उसने कोई नया वो कौन सा काम करेगी कि अब उसका एहतजाज कामयाब होगा, जो कौन सा काम उसने नहीं किया हर तरह के एहतजाज करके देख लिया, लॉन्ग मार्च, जलसे, जुलूस, व्हाटएवर, और उसके बाद तरसीलात ज़र और पता हर चीज़ के अंदर बायकॉट फलाना, तो सारे जो थे एक होता है आम तरीके नाकाम होना, एक बुरी तरह नाकाम होना, और ये इसमें सिर्फ एक ही चीज़ जो है इसे आप ड्राइव कर सकते हैं, और वो ये है कि तहरीक इंसाफ के पास अपनी जो सियासत जो उनके पास बहुत बड़ी किसी वजह से हुई है, जिसमें इमरान खान का अपना कोई कमाल नहीं है, उनकी कोई कारकर्दगी नहीं है, उनके जो CV है उसके अंदर कोई क्या 1 करोड़ नौकरियां दी हैं उन्होंने, 50 लाख घर बनाए हैं, क्या उस्मान बुज़दार महमूद खान के ऊपर उनको ये पॉपुलैरिटी मिली है, क्या कश्मीर फतह की है, कश्मीर तो देख क्या है, क्या बाजवा के साथ 5.5 साल जो वक्त गुजारा है उसके अंदर वो कमी पेशी रह गई है, जिसके अंदर उसने एस्टेब्लिशमेंट का बोरो ने सिर्फ हट के किया है। जो कुछ ही वजह थी 12 उनकी पॉपुलैरिटी है जो मौजूद है, इसको वो एक किसी स्ट्रॉन्ग ताकतवर पॉलिटिकल हिकमत अमली में या एक्सक्यूशन में नहीं डाल सके।
अब आ जाए कि करने का काम क्या है, क्या हो सकता था, क्या नहीं हो सकता था। मेरा ख्याल है कि अगर उनके पास होती, जैसे कि भुट्टो साहब जो है कि बड़े ब्रिलियंट पॉलिटिशियन थे, इमरान खान साहब की सारी खूबी के बावजूद जो उनकी एक कमी है वो ये है कि वो सियासत के अंदर सिफर बटा सिफर है। लड़ चल सकते हैं, दिलेर हैं, बहुत अच्छे कम्युनिकेटर हैं, तकरीर करें, इंटरव्यू दें, इन बातों के अंदर आप देखें कि वो बड़ी पुरस्सर बल्कि सहर अंगेज गुफ्तगू करते हैं, लेकिन सियासत के अंदर उनके जो नामा अमाल कह लें, दफ्तर जो है पूरा उनके इस तरह के अमाल से टोटल खाली है। आप आ जाए जी कि ये जो तरामीम ऐसी होती हैं या ये जो बड़े बड़े इश्यू होते हैं, इसको कभी ये तो नहीं हो कि उसके खिलाफ एहतजाज हुआ तो उनके वो जो है मार्जिनलाइज हुई है। आप देख लें बड़ी बड़ी हुकूमतें गिरी हैं। मुझे अब डर है कि भुगतना असल में पाकिस्तान है, जो हमेशा पाकिस्तान ने ही हमेशा भुगता है। ये भुट्टो साहब ने जो कुछ किया है, उनको जो कुछ हुआ, जो उससे पहले अयूब खान जो कुछ कर गए, पाकिस्तान जिस तरीके से जो 16 दिसंबर है, तो वो कोई हमारी को फौजी शिकस्त नहीं थी। वो अयूब खान के पीछे जब वो चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर नहीं बने थे तो 50 में जो कारकर्दगी थी, जो साजिशों का हिस्सा रहे, और जो 60 में करते रहे उसका नतीजा था। अब जो ये कर रहे हैं, ये जो सियासी जो अदम इस्तेकाम, इसको इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया है। मुझे बताया कि ये मुल्क जो है जिसने आदिल अब्बासी साहब को इतना मुकाम दिया हुआ है, कहा ये इकट्ठा होता फिर मैं देखता आदिल अब्बासी और रूप क्लासा साहब की क्या औकात थी। इस मुल्क की ये हम कदर कर रहे हैं। इससे हमारा कसूर क्या किया है कि हमें निशान दिया, हमें नाम दिया, हमें ताकत दी है, ताकतवर उहदों में बिठाया। मुझे इतनी तकलीफ हुई है ये 26 और 27 तरमीम पे। फिर मुझे बताएंगे कि आपकी जरूरत क्यों पड़ गई। ओके सर, पॉइंट है कि मैं ज़रा क्लासर साहब आपकी तरफ भी जाऊँ। मुझे ये बताइएगा कि आपको क्या लगता है, ये एक तो न्याजी साहब ने तो बड़ी तफसील से उस पर बात की है, मुझे बताएं कि आपको क्या लगता है ये जो रेजिस्टेंस की पॉलिटिक्स पीटीआई कर रही थी, वो तो कहते हैं इसके अंदर अब कुछ भी नहीं बचा, बावजूद इसके कि वो एक बड़ी सियासी जमात है। यानी वो इशारतन ख़ैर यही कहना चाह रहे हैं कि ये जमात अगर अच्छे तरीके से यानी बेहतर तरीके से अपोजिशन करती तो बड़ा टफ टाइम दे सकती थी, लेकिन उन्होंने पॉलिटिक्स नहीं की, जोश से काम लिया। सो आपको क्या लगता है इनकी रेजिस्टेंस की पॉलिटिक्स कहाँ स्टैंड करती है? दूसरा, अब जहाँ पर गवर्नमेंट के पास जो पावर्स वो एक्वायर कर चुकी है, उसके बाद ये मुफाहमत का रास्ता या मुज़ाहमत का रास्ता, दोनों रास्ते आपको किस तरफ जाते दिखाई दे रहे हैं? मेरा नहीं ख्याल कि हुकूमत इमरान खान साहब से बातचीत करेगी या करने को वो इंटरेस्टेड है। अब पिछले 2-4 दिनों को मैं पार्लियामेंट जाता रहा हूँ मुसलसल, अभी भी वहीं से आ रहा हूँ। हुकूमत को ना 2 चीज़ों से बड़ा फ़र्क पड़ा है, उनके कॉन्फिडेंस लेवल जो है ना वो मेरे ख्याल बढ़ा है। और इमरान खान साहब के पास जो विंडो खुली थी अपॉर्चुनिटी की, वो बस उन्होंने मिस की है। वो बस उनको कल मिल रही थी लास्ट ईयर ये नवंबर में, जब अमेरिकन डॉक्टर भी आए थे, तनवीर साहब भी आए थे, कुछ और लोग भी मिले थे, बातचीत हो भी गई थी कि जी बनी गाला भेज देते हैं, कुछ अरसे बाद जमानतें हो जाएंगी, इस तरह की जो बातचीत। इंटरव्यू भी किया था उनका, जी उनका तनवीर अहमद साहब का, जो उसके बिजनेसमैन है, बिलियनरी वहाँ से, जैसे यूएसए से, उन्होंने बड़ी कोशिश भी की थी। वेरी सिंसियरली ही डिड इज़ बेस्ट। और बड़ी हद तक बहुत सारे मामलात जो बताया जाते तनवीर साहब का, कि तनवीर साहब ने मामलात कोई मतलब हल की तरफ भी ले गए थे, फिर दरमियान में सोशल मीडिया टीमें पड़ गई। वो एक लंबी कहानी जिसको वो एक और तरीके से देखते हैं। सो वो टाइम था खान साहब के पास कि बुशरा साहब जब अली अमीन गंडापुर साहब आए थे, इस्लामाबाद चढ़ाई की बंदे शंदे लेकर आए, उस वक्त स्टैब्लिशमेंट से चाहती थी कि यार इस मामले को कहीं ना वन वे द अदर इसको हल करें। वो मौका था खान साहब के लिए, वो मेरे ख्याल डील करने का, वो उन्होंने मिस किया। जब वो मिस किया उसके बाद ये हुकूमत आगे और खान साहब पीछे। अब नोट कर लें, उसके बाद मोमेंटम बन ही नहीं सका, फिर क्रैक डाउन, बंदे मारे गए, फिर वर्कर ने क्वेश्चन किया कि भाई साहब ये क्या करते हैं, आप लेके आते हैं लोगों के बच्चे मरा मरू के, फिर आप अच्छा खुद आप उसमें शामिल नहीं होते, वर्कर को तो आगे कर देते हैं, लीडरशिप तो गायब हो जाते हैं। 2-4 दफ़ा आपने अटैम्प्ट की। हुकूमत को जो फ़ायदा हुआ है सबसे बड़ा कॉन्फिडेंस, वो 2 चीज़ों का। एक तो जो भारत के साथ जंग हुई है उसमें जो इसको विक्ट्री मिली, और उसके बाद एक आपका एक नेशनल मूड बदला है साफ, और इंटरनेशनल एंगेजमेंट्स हो गई, इंटरनेशनल तौर पे आपकी रिस्पेक्ट बढ़ गई। ट्रंप साहब ने आपको बुला लिया, आपको चाइना ने बुला लिया, आपको साउथीज ने बुला लिया, आपके मुआहदे होना शुरू हो गए दिफाई के। फिर उसके बाद ट्रंप साहब ने हर जगह जनाब उन्होंने आपकी तारीफ़ें करनी शुरू कर दी, पूरी दुनिया में आपको इन्विटेशन आना शुरू हो गई। बल्कि शहबाज शरीफ साहब तो कभी कभी पाकिस्तान के दौरे पे आते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम वो दुनिया के दौरे पे रहते हैं, वो तो उसमें से एक आध दिन वो इधर भी निकाल लेते हैं पाकिस्तान को। अभी आप इतने मसरूफ़ हैं कि उन्होंने ये जो आपकी तरमीम थी
इसका जो अप्रूवल देनी थी उन्होंने इसके ड्राफ्ट की, वो बाकू में बैठ के वहाँ से जूम पे मीटिंग की उन्होंने, इतनी इंपॉर्टेंट थी उनके लिए कि अपने मुल्क में बैठ के कैबिनेट चेयर नहीं की। हालांकि बहुत सारी सिक्योरिटी, मुझे नहीं पता कि आप SOPs ब्लू आपकी ब्लू बुक ये क्या कहती है कि आप बाहर से बैठ के कैबिनेट की मीटिंग आप ये जूम पे या उस पर लिंक पे आप उसको कर सकते हैं, क्योंकि आपको हिदायत तो ये होती है कि उस पर सिक्योर पे रखें कि आपकी बगिंग हो सकती है। कैबिनेट इज़ अ डैम सीरियस बिजनेस। आपने फिर भी बाकू से बैठ के जनाब प्रिजाइड कर लिया, क्योंकि आपका टाइम नहीं है, बहुत बिजी है, दुनिया भर में जाना जाए जनाब। तो आपसे पूछने वाली बात यह है कि अब उनको ये लगता है कि हमें कोई इमरान खान साहब की, इनकी पार्टी की कोई ज़रूरत नहीं, पहले थी कि बातचीत करें, हाउस में चलें। कल आप तकरीरें सुन लें, जो 2-4 तकरीरें हुई, आज भी हुई, आज अताउल्लाह तारा साहब ने, कल देख राजापुर अशरफ साहब ने की, हनीफा भाई साहब ने की है। और टोन क्या है? वो कहते हैं हमें आपकी ज़रूरत नहीं है, आना है आए, तनख्वाहें ले रहे हैं, पैसे ले रहे हैं, शोर शराबा करते हैं, 15-20 मिनट करते हैं, 8-10 लाख रुपए तनख्वाह लेते हैं, घर चले जाते हैं। इससे ज़्यादा बेहतर इनको जॉब हो सकती है। आपके ख्याल में उनकी सियासत में अब बचा क्या है? रेजिस्टेंस, मज़ाहमत नहीं कर सकते तो क्या कर सकते? उनको खान साहब का जो वन मैन वाला एक रखा है ना, उन्होंने ग्रिप रखी है कि सारे फैसले मैं करूँगा। उनको पार्टी में मसला ये है कि हर एक दूसरे को शक से देखता है। उस पार्टी में जो अक्ल की बात करे, समझ की बात करे, वो गद्दार लगता है, टाउट लगता है, वो एजेंसियों का मुखबर लगता है। इसका क्या हल है? वो तो बल्कि कह रहे हैं कि इस वक्त इमरान खान साहब के अलावा हर एक को गद्दारी का, टौटी का या मुखबरी का टाइटल मिल चुका है। सिर्फ इमरान खान साहब बच्चों में अब तक उन पर इल्ज़ाम नहीं लगा कि वो भी किसी के मुखबर हैं, टाउट हैं, एजेंट है, वट है, और बाकी तो सब पे लग चुका है। जब आपकी पार्टी इतने बुरे तरीके से डिवाइडेड हो और आप हर एक पे शक करते हो, पार्टी क्या करेगी? रोला डालेगी, आकर इमरान खान के नारे मारे की तस्वीरें ले आएगी खान साहब खुश करने के लिए। बल्कि उनके MNAs हमें ये भी कहते हैं कि हम तो हॉस्टेज बन चुके हैं इस सोशल मीडिया के हाथों। ये तकरीरें, शोर शराबा, वो कहते हैं हम जितना भी करते हैं वो सारा सोशल मीडिया के क्लिप बनाने के लिए करते हैं, नहीं तो हमारे पीछे ये पड़ जाते हैं और खान साहब को शिकायतें लगती हैं कि देखे फलां बंदरों ने किया। अब जो मुकाबला हो रहा है कि जो लोग बहर हैं पार्लियामेंट से, वो इनको नहीं पसंद करते MNAs को जो अंदर बैठे हैं, क्योंकि 8-10 लाख रुपए तनख्वाहें मिल रही हैं, नाम है, पर्क्स एंड प्रिविलेजेस हैं। अब वो बेचारे क्या करते हैं? अब इनकी कोशिश किसी तरीके से इनको बाहर निकालो, कमेटी मीटिंग से हटो, उन्होंने निकलवा दे। एक कमेटी के पैसे मिलते थे इनको, पता है आपको? जब कमेटी मीटिंग अटेंड करते थे उसके पैसे मिलते थे। उनसे हटवाने की वजह ये थी कि इनको पैसे ना मिलें। ये इसके पीछे माली मामलात है। तो आप कह रहे हैं अपनी इंटरनल फाइट में ही वो इतना उलझ जाएंगे कि वो अब अपने सर, अब हुकूमत जितनी कॉन्फिडेंट हो चुकी है और जिस तरीके के पास इनके मौके थे, दे हैव मिस्ड मैनी बस। मतलब खान साहब को उस वक्त असेंबलियां नहीं तोड़नी चाहिए थी, आपको इस्तीफे नहीं देने चाहिए थे 2022 में। भाई आपके पास 160 की आपके पास बंदे, आप तो इनका जीना आराम कर देते हैं, इनके शहबाज शरीफ साहब का और वजीर PDM की हुकूमत का। आप जाकर वहाँ सड़कों पर निकल गए। अच्छा, वहाँ से छूटे जाके आपने पंजाब हुकूमत तोड़वा दी। अपने ही वजीर आला जो उनके परवेज अली साहब हफ्ते बाद वो जेल में बैठे थे। अक्लमंदी देखें, पॉलिटिक्स हो रही है जनाब, और इस मुल्क में हो रही है जिसमें आपको खुद पता है कि आप उस मुल्क में बैठ के अपनी हुकूमत पंजाब की तोड़वा रहे हैं और हफ्ते बाद वजीर आला जेल में। अब वहाँ से आप गए हैं, आपने उनकी हुकूमत तोड़वा दी, महमूद खान की तोड़वा दी, जो 1.5 साल भी रहता था। तो इस तरह की आप पॉलिटिक्स करेंगे, क्योंकि मैं हूँ तो हुकूमत है, मैं हूँ तो मुल्क है। अब ये नारा लगता है खान है तो पाकिस्तान है। अब इसका क्या हल है फिर आपके पास? फिर कौन इनसे बात करेगा? सो खान साहब ने जितनी टाइट करी, मतलब बैरिस्टर को अदरवाइज समझदार आदमी है, सीरियस आदमी है, मैं बड़ी उनकी इज्जत करता हूँ। वो पता क्या कह रहे हैं? कल उनकी तकरीर सुनी है, कल मैंने तकरीर भी सुनी है, कल मेरी हंसी भी निकल के मैं आपको बताऊं, जब वो जरदारी साहब पे तनकीद कर रहे थे। जरदारी साहब को छोड़ दें, जो जानते हैं बैरिस्टर गौर को, उनको पता है कि वो चले छोड़ दें, उनकी पार्टी है, उन्होंने जो भी कहा उनकी राय है। उन्होंने एक बात की, वहाँ के खान जो कहेगा वो ये आइन होगा। अब सुने कल उन्होंने कहा हाँ वो मर्द खान जब बाहर आएगा तो जो वो कहेगा, जो लफ्ज़ वो कहेगा वो आइन होगा। अब इसके बाद जनरल जिया में, जना मुशर्रफ में, जना यूब में, या खां में और इनके कई अल्फाज में क्या फ़र्क है बताएं? आई एम द लॉ, ये मतलब जो जर्नल आता है, जो आपका डिक्टेटर होता है, वो क्या होता है? आई एम द लॉ। ये सारे किंग्स और क्वींस इसी पे चलते थे। किंग्स बादशाहों की क्या होगी? आई एम द लॉ। और अगर आप देखें ना, एक पढ़ा लिखे बैरिस्टर होकर बैरिस्टर भी ये बात कह रहा है, पॉलिश जो इतना रिफाइन आदमी होकर वो इस किस्म की बात करे कि इसके अलावा वो सोशल मीडिया का नैरेटिव, प्रेशर, पार्टी का पूछना चाहिए। अब किस जमहूरियत को फिर मांग रहे हैं? कौन सी जमहूरियत? फिर तो ये ठीक कर रहे हैं। अगर ये जमहूरियत का मुकाबला ये आ गया है कि गैर कानूनी का मुकाबला, ये भी तो वही काम कर रहे हैं, बेडोज कर रहे हैं। मुझे वक्त खत्म हो गया, लेकिन बात ये है कि असल मसला तो देखिए पॉपुलिज्म का है ना। फिर पॉपुलिज्म के आगे कोई ठहर नहीं पाता और फिर इंस्टीट्यूशंस को भी नुकसान उठाना पड़ता है और सियासी जमातों को भी। और ख़ुद जो आप बात कर रहे हैं कि वो अगर बैरिस्टर गौर जैसा कानूनदान ये कह रहा है कि जो वो कहेंगे वो आप बाहर आएंगे तो वो कानून होगा, वो आइन होगा। वक्त खत्म हो गया, मुझे एक ब्रेक लेनी है। इसके बाद एक ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो कुछ टेररिज्म से बात करेंगे वाक़े पर। रऊफ़ क्लासरा साहब आपको बहुत शुक्रिया और हफीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब आपका बहुत शुक्रिया, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। एक ब्रेक के बाद बात करेंगे मुल्क में जारी दहशतगर्दी के 2 बड़े वाक़यात पर। इस पर कुछ सूरत हाल डिस्कस करेंगे आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। गुज़िश्ता रोज़ सिक्योरिटी फोर्सेज ने एक बड़ा कौमी सानहा टालकर दुश्मन के नापाक अज़ाइम को नाकाम बनाया। वाना कैडेट कॉलेज पर फितना अल खवारिज के दहशतगर्दों ने खुदकुश हमला किया और फिर कुछ दहशतगर्द इमारत के अंदर दाखिल हो गए। उस वक्त कॉलेज में 600 से ज़ायद तलबा और असातिज़ा मौजूद थे। दहशतगर्दों का मंसूबा आर्मी पब्लिक स्कूल जैसे साने को दोहराने का था।
लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेज ने पहले ही इंतहाई महारत के साथ तमाम तलबा और असातिज़ा को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया और फिर भरपूर ऑपरेशन क्लीनअप के जरिए तमाम हमलावरों को अंजाम तक पहुंचाया। जबकि उधर इस्लामाबाद में भी बरसों बाद दहशतगर्दी का एक वाक़या हुआ जहां आम शहरियों पर हमले का मकसद खौफ और अफरा तफरी फैलाना बताया जा रहा है। सिक्योरिटी माहिरीन के मुताबिक ये खदशा मौजूद है कि आने वाले दिनों में दहशतगर्द मजीद शहरों को निशाना बनाने की कोशिश कर सकते हैं। रियासती ज़राए के मुताबिक इन हमलों के पीछे भारत और अफगानिस्तान में मौजूद जो दहशतगर्द हैं उनका एक नेटवर्क कार फरमा है, जिसका मकसद दबाव बढ़ाकर अफगानिस्तान के लिए रियायतें हासिल करना है। लेकिन रियासती इदारों ने वाज़ेह पैगाम दिया है कि पाकिस्तान किसी भी किस्म की ब्लैकमेलिंग या दबाव को कबूल नहीं करेगा। अब सवाल यह है कि क्या हम दहशतगर्दी की इस नई लहर को सिर्फ सिक्योरिटी मसला समझें या ये दरअसल इलाकाई सियासत और मफादात की जंग है जो अब पाकिस्तान की सरजमीन पर लड़ी जा रही है। इसी पर गुफ्तगू करने के लिए आज मेरे साथ मौजूद हैं अहमद हसन अरबी, जिनसे हम बात करेंगे और इस इशू को डिस्कस करेंगे। ज़ाहिर है पाकिस्तान में बहुत अरसे के बाद इस्लामाबाद के अंदर दहशतगर्दी का वाक़या हुआ और दीगर जो वाक़यात दहशतगर्दी के हो रहे थे वो दीगर सूबों में आउटस्कर्ट्स में हो रहे थे, लेकिन फेडरल कैपिटल में पाकिस्तान ने इसको इस तरह परसीव किया है कि हमें पता है कि ये क्या सिग्नलिंग करने की कोशिश की गई है। अहमद हसन अल अरबी साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। मुझे ये बताएं कि ये वाना कैडेट कॉलेज पर जो हमला और फिर इस्लामाबाद में दहशतगर्दी के वाक़यात हैं, क्या ये दहशतगर्दी की एक नई वेव का स्टार्ट है? क्या लगता है आपको? जी बहुत शुक्रिया आलवी। इसमें देखें, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे हमें समझने की है कि पाकिस्तान इस वक्त अपने मेक और ब्रेक पीरियड से गुजर रहा है। जितनी बड़ी दुनिया की ताकतें गुजरी हैं, चाहे अमेरिका की बात करें, ब्रिटिश एम्पायर की बात करें, सोवियत यूनियन की बात करें, तो आप देखते हैं कि वो जंगों के दौरान कॉन्फ्लिक्ट्स और चैलेंजेस चाहे इंटरनल हो चाहे एक्सटर्नल हो, एक जब राइज उनका आया तो उससे पहले उन्हें बहुत ज़्यादा चैलेंजेस फेस करने पड़े। पाकिस्तान के एग्जाम्पल में आप इसके साथ एग्री करेंगे कि मार्का हक बुनियानुल मरसूस के बाद पाकिस्तान का एक बहुत रैपिड राइज था और जिसकी अभी जिक्र भी आप इसके पिछले सेगमेंट में भी आप फरमा रहे थे कि पाकिस्तान का जिस तरीके से अमेरिका के साथ ताल्लुकात, चाइना के साथ ताल्लुकात, रशिया के साथ ताल्लुकात, मुस्लिम वर्ल्ड के साथ ताल्लुकात, बड़े कॉन्फ्लिक्ट्स के अंदर मेजर प्लेयर की तरह पाकिस्तान एक्ट कर रहा था, चाहे वो इसराइल ईरान का कॉन्फ्लिक्ट हो, चाहे वो कतर के ऊपर हमला हो, चाहे सऊदी अरेबिया के साथ डिफेंस पैक्ट हो, चाहे बिजनेस डील्स हों, चाहे इकोनॉमिक फाइनेंसेस इन्वॉल्व हों, तो पाकिस्तान का राइज बहुत रैपिड और अनप्रेसिडेंटेड है। और इसी सिचुएशन में आप ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान को बॉग डाउन करने के लिए एक वही जो लार्जर प्लान, 3 डॉक्ट्रिन्स हैं जो कि इस वक्त इन्वॉल्व हैं पाकिस्तान के अंदर, जो आप दहशतगर्दी देख रहे हैं उसमें वो पुराने डॉक्ट्रिन 2001 से 2005 के दरमियान में जो फॉर्म हुए आज भी वही अपने फुल फ्लेज फॉर्म में आपको नजर आ रहे हैं। उसमें से एक है कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन जो कि भारत का क्रिएटेड है। इस डॉक्ट्रिन के तहत इनका प्लान ये है और इसको कपल अप करते हैं एफपैक के साथ। एफपैक डॉक्ट्रिन ये है, एक तरह से अगर हम उसको परसीव करें पाकिस्तानी एनालिस्ट, हम ये कहते हैं कि एफपैक का इनका मतलब ये है कि अफगानिस्तान से पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी भेजो। दहशतगर्दी पाकिस्तान के अंदर जब आए तो उसका प्लान इतनी दहशतगर्दी है कि पाकिस्तान की जो आर्म्ड फोर्सेस हैं वो पाकिस्तान के अंदर पुलिस ड्यूटीज के ऊपर आ जाए। जब पुलिस ड्यूटीज के ऊपर वो आए तो कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन के तहत भारत अपनी फौज पाकिस्तान के अंदर दाखिल करे और पाकिस्तान को खुदा न खासा कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे। ये इनका लार्जर प्लान है और यही प्लान इस वक्त फुल एक्टिवेट हुआ है। आप देख रहे हैं पिछले 1 साल में सबसे ज्यादा जो दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ी गई है पिछले 20 साल में, उसमें सबसे ज्यादा काइनेटिक ऑपरेशन इस साल हुए, सबसे ज्यादा दहशतगर्द इस साल मारे गए हैं। लेकिन दहशतगर्दी के वाकयात भी उसी तरह ज्यादा हुए हैं क्योंकि पाकिस्तान के जो दुश्मन है, चाहे वो काबुल के अंदर वो बैंड ऑफ गैंगस्टर्स बैठे हों काबुल रजीम को जो कंट्रोल कर रहे हैं, या दिल्ली के अंदर बैठे हुए बुचर ऑफ गुजरात का जो वो 5 गुजरातियों का गैंग है, अमित शाह, अजित कुमार डोवल, नरेंद्र मोदी, ये लोग बैठे हों, जिनका टारगेट जो है वो पाकिस्तान है। इसी वजह से आप देख रहे हैं कि दहशतगर्दी की ये नई वेव इन्होंने लॉन्च की और दूसरी तरफ इंडिया उधर हमारे ईस्टर्न बॉर्डर से एक कन्वेंशनल मिस एडवेंचर की भी तैयारी कर रहे हैं। तो ये सारा मामला इस तरीके से अनफोल्ड हो रहा है। राइट, सो ये जो हम देख रहे हैं इस वक्त इन तमाम इंसिडेंट्स के पीछे जो आप ख़ुद भी अभी जिक्र कर रहे हैं, इंडिया और भारत का ग्रुप इन्वॉल्व है या उनकी इन्वॉल्वमेंट है सारी, है प्लानिंग सब उन्हीं की है और फैसिलिटेशन सब उन्हीं की है, जिससे ज़ाहिर मकसद अफरा तफरी फैलाकर अफ़गानिस्तान के लिए कुछ कंसेशंस लेना है। आपके ख्याल में वो क्या कंसेशंस लेना चाह रहे हैं? और मैं ज़रा एक और सवाल कि जनरल रिटायर्ड सईद जो हैं, जो कोर कमांडर भी रहे हैं और CGS भी रहे हैं,
अब तो वो रिटायर्ड हैं, उन्होंने कहा कि आवाम को टारगेट करने का मकसद बेसिकली एक क्योस क्रिएट करना है ताकि खौफजदा होकर लीडरशिप से कहें कि अफ़गानिस्तान के साथ सख्त रवैया इख्तियार ना करें और अफ़गानिस्तान जो कुछ रियायतें चाहता है, जो कंसेशंस चाहता है, वो उन्हें दे दी जाएँ। और अगर आप देखें हमारे यहाँ कुछ पॉलिटिशियंस भी इस हमायत में बोल रहे होते हैं कि आप अफ़गानिस्तान के साथ अपना मामला ठीक करें। सो इसका कॉन्टेक्स्ट ज़रा एक्सप्लेन कीजिएगा। जी देखें, इसमें अफगानिस्तान के साथ एक मैंने आपको जैसे बताया कि पूरा एक गेम प्लान है जो तैयार किया गया। मैं आपके साथ कुछ शॉकिंग फैक्ट्स और रखूंगा आज भाई। आपको इंडिया और अफगानिस्तान तो नज़र हमें आ रहे हैं वाज़े कि ये दोनों इन्वॉल्व हैं पाकिस्तान के अंदर। क्या आपको इस बात का इल्म है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान का जो बॉर्डर है, स्पेशली कुनर, खोस्त, ये जो इलाके जहाँ पे स्ट्रॉन्ग होल्ड है तहरीक तालिबान पाकिस्तान यानी फितना अल खवारिज का, इन इलाकों के अंदर सबसे ज़्यादा एक्टिव NGOs कौन सी हैं? एक का नाम इसरा एड है, दूसरी का नाम शे फाउंडेशन है, दोनों इसराइली NGOs। सो यहाँ पे आपको एक थर्ड प्लेयर भी नजर आता है इन्वॉल्व होता हुआ, जिसकी हिस्ट्री है कि वो जो बैकडोर के ऊपर साजिशें और इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन और दहशतगर्दी करवाना। इसी वजह से ईरान ने 15 लाख के करीब अफगानियों को अपने मुल्क से निकाल दिया था जब ईरान के ऊपर इसराइल ने अटैक किया है, और उन्होंने कहा कि इसराइल के बिहाफ पे स्पाई करते हैं। तो 3-4 मेजर प्लेयर्स इन्वॉल्व हैं पाकिस्तान के खिलाफ। अब कंसेशंस जो अफगान तालिबान जो बात कर रहे हैं वो बिल्कुल इंतहाई इलॉजिकल हैं। वो कंसेशंस क्या हैं? उन कंसेशंस को अगर आप डिटेल में पढ़ें तो वो यही कहते हैं कि वो कंसेशंस जो उसको आप अगर एट लेंथ देखें तो वो ये है कि आप दहशतगर्दों को कुछ ना कहें। जो इक़दामात आपने दहशतगर्दी के खिलाफ उठाए, चाहे वो फाटा से रिलेटेड हो, चाहे वो फेंसिंग से रिलेटेड हो, चाहे वो इनकी पनिशमेंट से रिलेटेड हो, चाहे अफगान पॉलिसी हो, वो ये कहते हैं कि आप वो दहशतगर्दी के खिलाफ जो इक़दामात हैं उनसे पीछे हट जाएं। ये कंसेशन है जो कि पाकिस्तान किसी सूरत नहीं दे सकता। अब हमारे अंदर भी यहाँ पे कुछ लोग हैं जो या तो नाइव हैं या वो आई हैव नो आइडिया व्हाट दे आर थिंकिंग, जो ये कहते हैं कि जी इनकी जो दहशतगर्दी है उसको जस्टिफिकेशन फराहम करते हैं। पूरी दुनिया के जो इंटेलेक्ट्स हैं उनका कंसेंसस है कि जो दहशतगर्द तंजीमें हैं वो फलती फूलती और पनपती इस वजह से, अगर आप उसको जस्टिफाई कर दें उनके टेरर एक्ट्स को कि इन बेचारों पे तो ये जुल्म हुआ, इस वजह से ये गर्दनें काट रहे हैं। अब हमारे यहाँ भी एक सियासी जमात है जो कहती है तो उस वजह से क्रिएट हुए क्योंकि अमेरिका ड्रोन हमले कर रहा था। एक तो ये एक झूठ है, ये रियलिटी से दूर है बात की। ये दहशतगर्द तंजीम तो इंडिया कहता है हमने खुद क्रिएट की, डोवल कहता है कि हमने TTP क्रिएट की। सो दूसरी बात ये कि जब आप जस्टिफिकेशन प्रोवाइड करते हैं तो आप उनके नैरेटिव को सपोर्ट करते हैं। सो ये सारी जो सिचुएशन है ये काफी वॉलेटाइल है। इसमें जो एनिमी स्टेट्स का सबसे बड़ा वेपन है वो नैरेटिव की कंफ्यूजन है। अफगान तालिबान भी वही कोशिश कर रहे हैं, इंडिया भी वही कोशिश कर रहा है, और अनफॉर्चुनेटली हमारे अंदर पाकिस्तान में कुछ पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो नोइंगली और अननोइंगली दे आर प्लेइंग राइट इनटू द हैंड्स ऑफ एनिमी। राइट, थैंक यू सो मच। अहमद हसन अल अरबी बात कर रहे थे का जो इस वक्त पाकिस्तान के सामने चैलेंज है उसके ऊपर। आपने प्रोग्राम देखा, आदिल अब्बास को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।